हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक हमारा कंप्लीट कर लिया था, है ना। कैपेसिटेंस वाला, मतलब अगर कंप्लीटली फिल्ड हो कोई भी डाइलेक्ट्रिक तो उसमें कैपेसिटेंस कितना होगा, है ना। वो टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज जो है हम करेंगे पार्शली फिल्ड के लिए। मतलब पिछले टॉपिक में तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ था, मतलब कहीं पर भी जगह नहीं थी, पूरे उसमें हमने डाइलेक्ट्रिक को एंटर करवा रखा था। अब आज क्या करेंगे हम, पार्शली फील्ड, है ना। टॉपिक लिख देती हूँ मैं पहले, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। पार्शियली फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक। मतलब आज के टॉपिक में सिंपल सा टॉपिक है, फटाफट समझ में आ जाएगा, लेकिन ये तभी समझ में आएगा जब पिछला टॉपिक समझ में आया होगा आपको, ठीक है। देखो, अब की बार मेरे पास कैपेसिटर है ना। कैपेसिटर है तो ऑब्वियसली इसकी एक प्लेट पॉजिटिव होगी और एक प्लेट कैसी होगी, नेगेटिव होगी। सही बात है ये, ठीक है। इसके बीच में पिछला टॉपिक जो था उसमें तो हमने कैपेसिटर की प्लेट के बीच में पूरी तरीके से डाइलेक्ट्रिक को फिल किया हुआ था, कहीं पर भी जगह नहीं थी बीच में। दैट वाज कम्प्लीटली, उसमें लिखा हुआ था टॉपिक में कम्प्लीटली फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक। लेकिन आज क्या है, पार्शियली, मतलब इसको हम क्या करेंगे, पूरी तरीके से ना भर करके हम डाइलेक्ट्रिक मटीरियल से बनी हुई सिर्फ एक प्लेट है, उस प्लेट को इसके अंदर क्या करवाएंगे, एंटर करवाएंगे। समझ में आ रही बात। मतलब एक डाइलेक्ट्रिक से बनी हुई, इसकी मैंने जो मोटाई मानी है, थिकनेस, वो कितनी मानी है, टी। मतलब एक टी थिकनेस की एक प्लेट है जो किससे बनी हुई है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बनी हुई है। उसको हमने इस कैपेसिटर के बीच में एंटर करवा दिया, ठीक है। इस प्लेट का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है, एप्सिलॉन आर। बात समझ में आ गई। मतलब ये मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट है टी थिकनेस की, और कितने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, ठीक है। अब देखो, इसमें भी फिर वही होगा कि इस प्लेट के ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से बनी हुई प्लेट है, इसका पॉजिटिव प्लेट के पास वाला जो भाग है वो तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना। दिखाना नहीं है, मैं तो समझाने के लिए बता रही हूँ। और नेगेटिव के पास वाला जो ये पार्ट है ये पॉजिटिव हो जाएगा। सही बात है ये, ठीक है। अब क्या होगा कि कैपेसिटर का खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको हम किससे दिखाएंगे, ई नॉट से, ठीक है। और ये कितना होगा, ई नॉट, हम तो जानते ही हैं कि वैक्यूम में अगर कैपेसिटर रखा होता है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ई नॉट होता है। और कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद है ना आपको। और डाइलेक्ट्रिक प्लेट की वजह से कितना होता है वो हम पिछले टॉपिक में निकाल चुके हैं। समझ में आ रही बात आपको। तो पहले ये सारी सिचुएशन को लिख देते हैं, है ना, फिर आगे बात करेंगे। कंसीडर अ डाइलेक्ट्रिक प्लेट of thickness capital T is placed in the capacitor, ठीक है। फिर हम लिखेंगे द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक प्लेट, है ना, ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक प्लेट इज एप्सिलॉन आर। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। टी मोटाई की है, एप्सिलॉन आर की है, ठीक है। फिर हम लिखेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपेसिटर इन वैक्यूम कह लो या एयर कह लो, एक ही बात है, ठीक है। वैक्यूम या एयर हम जानते हैं इज ई नॉट, और ई नॉट की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या जिसको अपन क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, क्योंकि सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वो क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। समझ में आ गई। ये कैपिटल क्यू वो चार्ज है जो कैपेसिटर्स की प्लेट पर हमने डाला हुआ है, और ए इन प्लेट्स के एरिया है, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम की क्या है, परमिटिविटी। जबकि जब हमने डाइलेक्ट्रिक प्लेट को एंटर करवाया तो उसकी थिकनेस है कैपिटल टी, और उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है, एप्सिलॉन आर, या इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, पता है ना आप सभी को, ठीक है।
अब देखो ये जो ई नॉट है ये तो इस कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्योंकि मैंने कहा ना इस प्लेट कैपेसिटर की इस प्लेट के पास वाला जो डाइलेक्ट्रिक का पार्ट है वो नेगेटिव होगा और इसका ये वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव होगा, तो इसका खुद का भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना कुछ, और वो तो हम निकाल चुके हैं, हमें पता है ना पिछले उसमें कितना निकाला था हमने देखा था कि जो ई डैश आया था, अगर आपको याद हो तो ई डैश था, हाँ रिजल्टेंट फील्ड जो आया था वो कितना आया था आपका, ई जो था ना ई नॉट उसका एप्सिलॉन आर टाइम्स कम आया था। मैंने वहाँ पे बार बार ये वाली बात बोली भी थी कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एंटर कराने की वजह से जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वैक्यूम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की तुलना में एप्सिलॉन आर कम हो जाता है, एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाता है, क्योंकि बटे में लिख रहे हैं हम इसलिए एप्सिलॉन आर गुना कम, तो ये कितना लिखा है ई डैश इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने की वजह से पोटेंशियल कम होता है और पोटेंशियल कम होने की वजह से कैपेसिटेंस बढ़ता है। तो पिछले टॉपिक में हमने कहा था कि जब हम किसी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एंटर करवाते हैं तो उसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन आर टाइम्स बढ़ जाता है। याद है ना आपको, हमने निकाला था कल सी डैश इज इक्वल टू सी नॉट एप्सिलॉन आर, निकाला था कि नहीं निकाला था, सी डैश या सी जो भी था, ठीक है। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, ये ई डैश इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का, समझ में आ गई। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक प्लेट ऑफ थिकनेस टी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर। समझ में आ गई, कितना है ई, उसको हम ई लिख देते हैं खाली, और वो कितना है ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर, मतलब इसका जो वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका एप्सिलॉन आर टाइम्स कम होगा, एप्सिलॉन आर गुना कम होगा, या यूँ कह दो 1 अपॉन एप्सिलॉन आर गुना होगा। समझ में आ गई बात। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये मेरे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ गई। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर जब वैक्यूम में है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नॉट से शो किया है, और जब कैपेसिटर के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसको हमने कैपिटल ई से शो किया है। समझ में आ गई। तो अब आप देखो तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, देयरफॉर अच्छा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तो ठीक है दोनों को जोड़ के निकाल लेंगे, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हमारा मेन मोटिव क्या है, क्योंकि हमें चाहिए कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस कैसे निकलता है क्यू अपॉन वी से, क्यू अपॉन वी मतलब चार्ज अपॉन पोटेंशियल चाहिए मुझे पहले, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू बोथ पार्ट मतलब एक तो कैपेसिटर इन वैक्यूम प्लस डाइलेक्ट्रिक प्लेट। समझ में आ रही है बात, दोनों की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया उसको V, जो दोनों पार्ट की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और V कैसे निकालते हैं हमें पता है ना, V इज इक्वल टू E इंटू डिस्टेंस होता है, ठीक है। जब हम बात वैक्यूम वाले की करेंगे तो वैक्यूम की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है ई नॉट है, ठीक है, ये लो ई नॉट है। अब बात आती है डिस्टेंस की। आप बताओ ये पूरा जो है ना हमारा ये पूरा, ठीक है। अच्छा ये ऐसे नहीं दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी प्लस से माइनस की ओर, इसकी डायरेक्शन दिखाना है ऐसे, है ना ऐसे। मैं क्या बोल रही हूँ, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है स्मॉल डी, ठीक है। टी भाग में हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एंटर करवा रखा है, तो कितने पार्ट में वैक्यूम है, मैं बोल रही हूँ ये दोनों प्लेट के बीच की टोटल डिस्टेंस तो है डी, टी पार्ट में थिकनेस है जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की है, तो कितने भाग में वैक्यूम है, ऑब्वियसली डी माइनस टी भाग में। इस डी में से इस टी पार्ट को हटा दो तो बाकी के पार्ट में तो एयर या वैक्यूम ही तो है। समझ में आ रही बात। तो मैं क्या बात कर रही हूँ कि कैपेसिटर इन वैक्यूम मेरे को चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस अगर मुझे दोनों पार्ट्स के लिए चाहिए तो दोनों पार्ट कौन कौन से हैं, एक तो कैपेसिटर इन वैक्यूम है और एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट है। जब मुझे वैक्यूम का चाहिए तो मैंने वैक्यूम का इलेक्ट्रिक फील्ड तो ले लिया, लेकिन डिस्टेंस भी तो वैक्यूम वाली चाहिए, और वैक्यूम वाली डिस्टेंस कितनी है डी माइनस टी, अभी तो बताया। समझ में आ गई। प्लस डाइलेक्ट्रिक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई, ये रहा, और वो कितने भाग में है कितनी मोटाई में है, टी मोटाई में है, ये लो टी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास टोटल पोटेंशियल आ गया। पोटेंशियल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने पे निकलेगा। मुझे इस स्थिति में चाहिए टोटल
पोटेंशियल डिफरेंस। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा। एक तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो वैक्यूम का होगा, तो वैक्यूम के इलेक्ट्रिक फील्ड को वैक्यूम की जो चौड़ाई है या मोटाई है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, डी माइनस टी। ठीक है, टोटल डी थी, टी में टी को हटा दिया तो बाकी वैक्यूम वाली बची, प्लस साथ में है डाइलेक्ट्रिक वाली। डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई, और कितने भाग में फैला हुआ है, टी मोटाई, सिर्फ इसी भाग में तो है डाइलेक्ट्रिक, बाकी में तो है नहीं। समझ में आ गई बात आपको। तो यहाँ पे हम बता देते हैं वेयर डी माइनस टी इज़ द थिकनेस ऑफ, एक तरीके से थिकनेस ऑफ वैक्यूम, इतने भाग में वैक्यूम है या फिर एयर है। समझ में आ गई। तो ये हो गई मेरे पास। अच्छा, इसको और थोड़ा सॉल्व कर लो। ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई की वैल्यू रख दो समीकरण 2 से, यहाँ पे कितनी आ जाएगी, ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर, और साथ में आ जाएगी टी। ठीक है, इधर देखो, इसमें आप जो है इसको सॉल्व कर लो, और इसको दोनों में से क्या कॉमन ले लूँ, ई नॉट कॉमन ले लूँ, है ना। इधर ही कर देती हूँ, ई नॉट कॉमन ले लोगे तो अंदर कितना आएगा आपके पास, अंदर आएगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, ये टी है। ठीक है, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया, क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस। और एक काम करो, ई नॉट की वैल्यू भी रख दो ना समीकरण 1 से, कितनी आ जाएगी ई नॉट की वैल्यू, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। समझ में आ गई बात आपको। तो हमने यहाँ पे लिख देना, इसको समीकरण नंबर 3 डाल ली, और ये कैसे आई है, यूजिंग 1 और 2। मैंने सिर्फ एक काम किया है कि ई नॉट की वैल्यू, पहले तो मैंने क्या किया, ई की वैल्यू रख दी, फिर ई नॉट कॉमन ले लिया, और फिर ई नॉट की वैल्यू भी समीकरण 1 से रख दी। समझ में आ गई। अब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या चाहिए, कैपेसिटेंस। ठीक है, देयरफॉर कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी होता है। वी तो हमने निकाल ही लिया है ना, यूजिंग इक्वेशन 3, है ना। सी आ गया, क्यू अपॉन वी की वैल्यू कितनी आई है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, है ना। इक्वेशन 3 को यूज़ करके लिख रही हूँ, है ना, कितना, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, क्या क्या हो गया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, तो सी इज इक्वल टू कितना हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट, और नीचे कितना आ जाएगा आपके पास, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। इसमें से टी भी कॉमन ले लो माइनस के साथ, तो अंदर कितना बचेगा, 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, है ना। तो ये आपके पास आ गया कैपेसिटेंस सी। समझ में आ गई बात आपको, मेरी बात समझ में आई। इक्वेशन हो गई आपकी 4। ठीक है, एक बार शुरू से देख लो, पूरा हो गया टॉपिक। देखो, कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर के बीच में, ठीक है, तो ये हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट है, उसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर वाली एक प्लेट है जिसकी मोटाई है टी, उसको हमने इसके अंदर एंटर करवाया है। ठीक है, तो हमने देखा कि पूरे भाग में फैली हुई नहीं है ये वाली प्लेट टी, बल्कि क्या है, थोड़े से भाग में। ठीक है, पिछले वाले टॉपिक में तो पूरे डी की डी जो मोटाई थी उसके अंदर ही डाइलेक्ट्रिक था, लेकिन अब की बार आपके पूरे में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है, बल्कि एक छोटे से पार्ट में मटेरियल है। और कितने पार्ट में है, टी पार्ट में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। समझ में आ गई। ठीक है, तो हमने क्या किया कि वैक्यूम की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतना है, डाइलेक्ट्रिक की वजह से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। ये हम पिछले टॉपिक में निकाल चुके हैं, वहाँ से हमने लिखा है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, पोटेंशियल निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को मोटाई से मल्टीप्लाई या डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वैक्यूम की इलेक्ट्रिक फील्ड को वैक्यूम की डिस्टेंस से, और डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड को डाइलेक्ट्रिक की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज आ जाएगी। टोटल वोल्टेज या टोटल पोटेंशियल के बाद हमने क्या किया, ई की वैल्यू रख दी इक्वेशन 2 से, ई नॉट को कॉमन ले लिया, ई नॉट की वैल्यू 1 से रख दी। ठीक है, बस फिर सी हमने निकाल लिया रख करके, सिंपल सा। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें एक कंडीशन आती है कि अगर डी इज इक्वल टू टी हो जाए, डी इज इक्वल टू टी होने का मतलब, या टी इज इक्वल टू डी, मतलब टी जो मोटाई है ये पूरे के, टी जो है वो किसके बराबर हो जाए, डी। इसका मतलब क्या है कि डाइलेक्ट्रिक प्लेट अब सिर्फ इतने पार्ट में ना रह करके पूरे में भर जाएगी। टी बराबर डी होने का मतलब तो यही है ना कि ये टी जो है ये पूरे में भर जाएगी, तभी तो डी के बराबर आएगी। समझ में आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि उस कंडीशन में जो सी आना चाहिए वो आना चाहिए जो हमने पिछले टॉपिक में निकाला है कंप्लीटली फील्ड के लिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या वो आता है या नहीं आता। इफ़ टी इज इक्वल टू डी, इसका मतलब इफ़ दैट मीन्स डाइलेक्ट्रिक मटीरियल इज
completely filled in the कैपेसिटर। ठीक है, तो रखो T बराबर D रखो। T बराबर D रखने से क्या होगा, देखो यहाँ रखो T बराबर D, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका C इज इक्वस टू, इधर भी रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, पर उसको अंदर लेके जाना पड़ेगा ना। यहाँ पे सीधा सीधा T बराबर D रखोगे आप तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, Q एक दूसरे को कैंसिल कर ही रहे, तो क्या आएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना आएगा, और यहाँ पे भी आपको D रखना पड़ेगा। ये तो T बराबर D रखने से ये दोनों D तो कट जाएंगे, यहाँ पर D आएगा आपका। ठीक है, ये Q से Q कट जाएगा, है ना, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन स्मॉल d। यही तो निकाला था हमने पिछले वाला जो हमने टॉपिक किया था कम्प्लीटली फील्ड के लिए। तो ये किसको बताता है, ये बताता है हमारा उस कैपेसिटेंस को। इक्वेशन 5 डाल देती हूँ। दिस रिप्रेजेंट्स दी capacitance due to completely filled dielectric material into कैपेसिटर। तो ये टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक पिछले वाले से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये तभी हो पाता है जब पिछला आपको समझ में आए। ठीक है, इक्वेशन 4 किसको बता रही है, इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट्स the capacitance due to partially filled dielectric कैपेसिटर। समझ में आ गई बात आपको। तो ये तो डायलेक्ट्रिक मटेरियल से पार्शियली फील्ड, आंशिक रूप से भरे हुए कैपेसिटेंस को बताती है, और इसी से हमने जब T बराबर D रख लिया तो कम्प्लीटली भी निकल गया। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आएगा इस बार ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 90% चांस है इसके। तो कल हम देखेंगे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल, और फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो मतलब 5-6 लेक्चर और लगेंगे इसमें, फिर आपका 5-6 नहीं तो 6-7 और लग जाएंगे, और फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो, थैंक यू।